Hello class, today we are going to start our third chapter, Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi from your textbook Vistas. इसका जो टाइटल है चैप्टर का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो चैप्टर है इसमें एक जर्नी का एक्सप्लेनेशन है टू द एंड ऑफ द अर्थ। इट मीन्स कि हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो अर्थ का जो एंड बोला जाता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड एक एंटार्क्टिका है, कॉन्टिनेंट है, उसको भी कह सकते हैं। या फिर एंड ऑफ द अर्थ मीन्स कि जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। जो हमारी अर्थ है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। तो इसके दो मीनिंग यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, इसकी जो राइटर हैं वो हैं तिशानी दोशी, जो एक इंडियन बेस्ड डांसर हैं, पोएट हैं और जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं कह सकते, ये जो चैप्टर है ये एक रियल लाइफ अकाउंट है, उनका खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये एक स्टोरी या फिक्शन नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ नरेशन है। ठीक है, इसमें जो तिशानी दोशी हैं उन्होंने बताया है कि इसमें जो स्पेसिफिकली फोकस है वो है एंड ऑफ द अर्थ पर। ठीक है, मैंने अभी आपको जो भी दो मीनिंग बताए हैं उन दोनों पर ही तिशानी ने यहाँ पर फोकस किया है। ठीक है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डिफॉरेस्टेशन है, जैसे पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, इनका जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। सेकेंडली, शी इज़ टेलिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो हमें इसमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रही हैं। स्पेसिफिकली इन ही दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। एंड शी इज़ ट्राइंग टू शो इन द चैप्टर दैट ओनली ड्यू टू दीज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ह्यूमन there is a great impact on such places where humans are not residing, such as Antarctica। जैसे कि एंटार्क्टिका है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ रिसाइड नहीं करती है, ह्यूमन लाइफ नहीं रहती है, वो जगह भी इफ़ेक्ट होती है किससे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। ठीक है, इसमें क्या है कि वो एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया है तिशानी दोशी ने, जो कि जोएफ ग्रीन नाम से एक पर्सन है, वो चलाते हैं, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हाई स्कूल के बच्चे होते हैं उनको जर्नी पर लेकर जाते हैं ऐसी जगह पर जैसे एंटार्क्टिका होगा या बाकी की जो जगह हैं जहाँ पर ह्यूमन लाइफ रिसाइड नहीं करती है, उस जगह पर जर्नी पर उनको लेकर जाते हैं, ताकि ये जो फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको समझा सकें कि किस तरीके से जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से ऐसी जगह पर या हमारी अर्थ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल, द एकेडमिक शोकाल्स्की, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica। इस ईयर के स्टार्टिंग में ही मैंने एक रशियन रिसर्च को ज्वाइन किया जिसका नाम था द एकेडमिक शोकाल्स्की। इट मीन्स कि जिस शिप से उन्होंने स्टार्टिंग की थी जर्नी की, उसका नेम है एकेडमिक शोकाल्स्की। ठीक है, जो कि किस तरफ जा रहा था, वर्ल्ड का जो कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा, एंटार्क्टिका, उसकी तरफ बढ़ रहा था। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। मेरी जर्नी 13.09 डिग्री टेम्परेचर था नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पर, कहाँ पर, मद्रास में, वहाँ से स्टार्ट हुई, जिसमें इन्वॉल्व हुए क्या, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़। इट मीन्स कि उन्होंने 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया और बहुत सारे इकोस्फीयर। ठीक है, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन and a ship, so my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed by with an immediate and profound wonder।
बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द, मतलब कि जब मैंने पहला कदम रखा कहाँ पर, एंटार्क्टिका पर, तो मैं 100 घंटे की जर्नी से आई थी, जिसमें कि कार, एरोप्लेन और शिप तीनों की जर्नी इन्वॉल्व थी। तो जो मेरा सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था एंटार्क्टिका के, जो इतना वाइड लैंडस्केप था उसको देखकर, और अनइंटरप्टेड मतलब कि जो दूर तक फैला हुआ ब्लू हॉरिजन था उसको देखकर एक बहुत बड़ा मुझे सरप्राइज़ हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. सरप्राइज़ किस बात का? इसकी ह्यूजनेस का, कि ये कितना बड़ा था, इट्स आइसोलेशन, इसकी कॉन्टीन्यूटी का, और बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बीन, लेकिन जो मेन चीज़ थी जो सरप्राइज़ करने की, वो ये थी कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंड मास का एक पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन ईयर्स पहले, अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। एक बहुत बड़ा अमलगमेटेड मीन्स मिक्स्ड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जो मिक्स था। क्या नाम था उसका? गोंडवाना था। वो वास्तव में एग्जिस्ट करता था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, जो कि इस टाइम पर एंटार्क्टिका के सेंटर में एग्जिस्ट करता था। ठीक है। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस टाइम पर जो चीज़ें थी वो बहुत डिफरेंट थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस टाइम पर ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना, और जो क्लाइमेट था वो अब से बहुत ज़्यादा वार्म हुआ करता था, अच्छा हुआ करता था, और जहाँ उस टाइम पर बहुत बड़ी वैरायटी थी किसकी? फ्लावर और एनिमल्स की बहुत बड़ी स्पीशीज़ देखने को मिलती थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, 500 मिलियन साल तक गोंडवाना क्या था? बहुत अच्छे से प्रॉस्पर किया, मतलब कि उसने बहुत अच्छे से फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस टाइम पर जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो रहे थे, एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडरवे, और जब मैमल्स की एज आ रही थी, इट मीन्स कि जहाँ पर ह्यूमन का जनरेशन हो रहा था, द लैंड मास वर फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज़, जो लैंड मास था, अब जो ज़मीन थी वो कंट्रीज़ में डिवाइड होनी स्टार्ट हो गई थी। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ग्लोब ऐसा हो रहा था जैसे कि हम आज की डेट में इसको जानते हैं। अगर हम पहले का ग्लोब देखें तो उस पर हमें एक लैंड मास एक साथ नज़र आता था, बजाय इसके कि अलग अलग कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन आते चले गए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो उस लैंड मास को ह्यूमन ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, एंटार्क्टिका जाना अब एक हिस्ट्री का पार्ट था। टू गेट अ ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, उस चीज़ के लिए, मतलब उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और ये समझने के लिए कि इन चीज़ों का, ये जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं और फोल्ड्स हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, ओजोन एंड कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है, इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हो कि एक साल में कितना कुछ हो सकता है, एक मिलियन ईयर में कितना कुछ हो सकता है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, आपका माइंड बॉगल कर जाएगा, एक तरीके से थ्राइव कर जाएगा। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, and from the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate and at the bottom of the world. इमेजिन कीजिए कि इंडिया नॉर्थवर्ड की तरफ पुश हो रहा है, एशिया जो है वो एशिया क्रस्ट की तरफ, मतलब कि अंदर की तरफ धकेला जा रहा है, और हिमालयाज़ और साउथ अमेरिका अनफॉर्म द हिमालयाज़ और हिमालय बन रहे हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में ज्वाइन होने जा रहा है, और ड्रेक पैसेज को ओपन करके
मतलब कि जो उनके बीच में एक पैसेज है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करता है, उनको छोड़कर दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। एंड कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिजिड, और एंटार्क्टिका क्या है, अभी भी जमा हुआ है, डिसोलेट है, इट मीन्स एम्प्टी है, और अभी भी वर्ल्ड के बॉटम में ही है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination। और एक सूर्य को जो पूजने वाली साउथ इंडियन गर्ल है, जैसे कि मैं हूँ, 2 weeks in a place, एक ही जगह पर 2 हफ्ते के लिए रहना, जहाँ पे 90% ऑफ अर्थ क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई है। मतलब कि वहाँ पर हर जगह क्या है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, ये ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर वॉक करना। ठीक है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, नो बिल्डिंग्स, बजाय इसके कि क्योंकि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन मार्कर ही नहीं है, कोई भी ह्यूमन का निशान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ना वहाँ पर ट्रीज़ हैं, ना बिलबोर्ड्स हैं, ना ही बिल्डिंग्स हैं। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, आप यहाँ पर आके अपने सारे सेंस खो देते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोप टू द माइटी मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज। यहाँ पर जो हमारा विजुअल स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। देखिए, जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं उससे लेकर माइटी, मतलब कि ऐसी चीज़ों तक जो बहुत बड़ी हैं। ठीक है। मिजेस एंड माइट्स, मिजेस क्या होते हैं, इंसेक्ट फ्लाइज होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो होते हैं। माइट्स होते हैं इंसेक्ट, इट मीन्स इंसेक्ट्स, और फ्लाइज से लेकर ब्लू वेल्स तक, और आइसबर्ग इतने बड़े जितने कि बड़े एक कंट्री होते हैं, इस तरीके के। ठीक है। अब तक का जो लार्जेस्ट आइसबर्ग है वो है बेल्जियम का। डेज गो एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche and carving ice sheet। दिन गुजरते जा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रल मीन सदर्न, जो समर लाइट है उसके बीच में इतनी साइलेंस थी, अनबिक्विटस मतलब एवरीवेयर, जो ओमनी प्रेजेंट हो, जो हर जगह हो, ऐसी साइलेंस थी जो कि कभी कभी केवल किससे इंटरप्ट होती थी, कुछ हवाओं की आवाज़ से जो स्टॉर्म आते हैं, और आइस की स्लैंटिंग से, जो आइस ब्रेक डाउन होती है उनकी आवाज़ से ही वो साइलेंस ब्रेक डाउन होती थी। इट्स एन इमर्शन that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis is not good। और ये एक अटेंशन था, इमोशन कह सकते हैं, एक एक्साइटमेंट था जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ह्यूमंस के लिए ऐसा डायग्नोसिस, ऐसी सर्च अच्छी नहीं है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड अ paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारे जो अर्थ पे है अप्रोक्सीमेटली 12,000 ईयर्स से है, और शायद ये जियोलॉजिकल क्लॉक का 1 सेकेंड भर ही है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ऑफ रकस, एजिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। इतने ही छोटे टाइम में हमने क्या कर लिया है, हमने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है, एक कह सकते हैं एक छाप छोड़ दी है, किसके लिए, हमारे नेचर पर अपनी डोमिनेंसी की। इट मीन्स कि हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे एक नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं कि ह्यूमन किस तरीके की एक्टिविटीज़ करके उसको नेचर को स्पॉइल कर रहा है, किस चीज़ से, विलेजेस से, टाउन से, सिटी से और मेगा सिटीज़ से। ठीक है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेशीज़ फॉर लिमिटेड सोर्सेज। बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन ने क्या छोड़ दिया है, दूसरी स्पेशीज़ को, जो दूसरे स्पेशीज़ हैं अर्थ पर, उनको उन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया है। एंड द अनमिटिगेटेड burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और जो restricted वर्क है, क्या
जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का जो मिसयूज़ हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी परत हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो गई है, जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.